हेलो एवरीवन, सो कहते हैं आप सब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम कई बार टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, या इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम क्यों कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कई सारे और इसके सब टाइप्स होंगे। इसमें लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन आएगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आएगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगा, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन आएगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन आएगा। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं हम आज एक इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक से पॉइंट डिस्कस करेंगे और ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में आते हैं और इतने बेसिक होते हैं कि आप उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या फिर उन्हें गलत करके आते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को डिस्कस करने से पहले या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज टाइट्रेशन, है ना। आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो है या वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस है इसे हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एनालिसिस में जो फाइंडिंग्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कैलकुलेशन है वो टाइट्रेशन के थ्रू करी जाती है। ठीक है ना। सो टाइट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन या फिर फाइंडिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, फाइंड द कंसंट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक अननोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता। एग्जांपल के लिए अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूं कि आपको कोई एक सोल्यूशन लैब में दे दिया गया और मान लेते हैं उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको नहीं बता दी कि वो कितनी नॉर्मल है। ठीक है, उसकी नॉर्मलिटी का आपको कुछ नहीं पता था कितने नॉर्मल है। अब क्या करना है, एक नॉन कंसंट्रेशन वाला, अच्छा ये जो सोल्यूशन दिया गया मान लेते हैं बेस था, NaOH था। अब आपको ये तो पता है कि NaOH है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉन कंसंट्रेशन वाला एसिड लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। तो ये नॉन कंसंट्रेशन वाला एसिड जिसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.1 नॉर्मल है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। और किसकी हेल्प से पता करते हैं? तो इन दोनों की रिएक्शन को, कंप्लीशन को या फिर न्यूट्रलाइजेशन को, क्योंकि अभी एसिड और बेस की बात हो रही है, वो शो करता है आपका इंडिकेटर। कौन शो करता है? इंडिकेटर। अब आपको समझना ये है कि जिस कंपाउंड की या जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। और वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट या फिर एनालाइट। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट या फिर एनालाइट। और इन दोनों के बीच की रिएक्शन के कंप्लीशन को जो दिखाता है उसे हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर के अलावा यहां पर एक और पॉइंट होता है, एंड पॉइंट। ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, जो डेफिनेशन है वो यहां पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बीच में, टाइट्रेंट यानी एनालाइट, इसको स्टैंडर्ड भी कई बार बोलते हैं, आगे चलेंगे तो इसके कई और नाम आएंगे। ठीक है, टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच की रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट। अच्छा, दोनों के बीच में एक और पॉइंट होता है, आपको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट होता है बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट। अब बात आती है फिर दोनों में अंतर क्या है, एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जब टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट, क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एंड द अमाउंट ऑफ एनालाइट बोथ बिकम इक्वल। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट यहां पर इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। हाँ, एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक क्या है। यहां पर वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है? जस्ट बिकॉज इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर एनालिसिस में वॉल्यूम का यूज होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे वॉल्यूमेट्रिक
एनालिसिस। सो मेरे हिसाब से आप जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में वो आप समझ गए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक आपका टाइट्रेशन जो कि है एसिड बेस टाइट्रेशन। उसके बाद हम स्विच करेंगे दूसरी जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं। सो एसिड बेस टाइट्रेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक HCl आपको दिया गया है, NaOH दिया गया है। अब बात को समझो, जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं तो इनमें से एक टाइट्रेंट होगा, एक टाइट्रेंट होगा। टाइट्रेंट या फिर एसिड या फिर बेस हो सकता है, और वहीं पर जो आपका एनालाइट यानी कि टाइट्रेंट है वो भी या फिर एसिड, इसको जस्ट आप अपोजिट लिखेंगे थोड़ा सा, या फिर बेस या फिर एसिड हो सकता है। ठीक है, अगर आपका जो एनालाइट है वो बेस है तो टाइट्रेंट हमेशा ही एसिड होगा। अगर आपका टाइट्रेंट बेस है तो इसको हमेशा ही एनालाइट अगर एसिड है तो टाइट्रेंट आपका हमेशा ही बेस होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन। एक जो है आपका टाइट्रेंट होगा और दूसरा आपका एनालाइट होगा, और इन दिनों के बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके के जो है इंडिकेटर होते हैं तो आप सबको पता है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, दो इंडिकेटर जनरली हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए। बात कर लेते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अपना जो कलर है वो कैसे चेंज करते हैं। सो आप सब ने पढ़ा होगा थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, वही हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट थ्योरी दी हुई है वो है ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, ओस्टवाल्ड थ्योरी के कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट होता है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली किस पे बेस्ड है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दूसरा, इट ऑल्सो बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। क्या मतलब हो आयनाइजेशन का? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिकेटर का जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा वो उतना डार्क कलर प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप सबको पता होगा कि जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन जो है, ठीक है, वो बेटा बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। क्लियर है? लेकिन अगर बेसिक मीडियम से इसे एसिडिक मीडियम में ले आओगे तो कलर ही नहीं देगा, कलरलेस रह जाएगा। क्लियर है? तो ये थ्योरी यही बताती है, आयनाइजेशन जितना ज्यादा कलर उतना डार्क। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, इट ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। और किस पे बेस्ड है? कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है HIN। आयन यानी इंडिकेटर, H यानी एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर अगर हम बात करें बेसिकली फिनोप्थिलीन की, तो फिनोप्थिलीन को हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, और जब आप HPS से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जब ये ब्रेकडाउन होता है, आयनाइज होता है, तो H प्लस प्लस PH निगेटिव होता है। अब हम जरा दो कंडीशंस को मान के चलते हैं आगे। दो कंडीशन कौन सी? देखो ध्यान से कि अगर आपका जो मीडियम है वो एसिडिक हो, मीडियम आपका कैसा हो? एसिडिक हो। एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं HCl है, और HCl कैसे ब्रेक डाउन होगा? H प्लस प्लस Cl निगेटिव में होगा। और जैसे ही ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा तो आप यहाँ पर पाएंगे कॉमन आयन इफेक्ट मिल जाएगा, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट मिल जाएगा। और जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा था? आयनाइजेशन। जो HPS था वो अपने आयंस में टूट रहा था, लेकिन क्योंकि मीडियम जो है, मीडियम की जब मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब सपोज ये जो आपका ग्लासवेयर यहाँ पर बना हुआ जो बीकर है, इसमें आपने डाल रखा है इसे, और यहाँ पर जो है वो HCl फील्ड है। क्या फील्ड है? HCl। यहाँ पर HCl भरा हुआ है, और ये इंडिकेटर भी कैसा है? मान लेते हैं एसिडिक है। इंडिकेटर एसिडिक है, मीडियम भी एसिडिक है, कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा, और इसका आयनाइजेशन जो है, आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आयनाइजेशन डिक्रीज होगा तो जो कलर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा लाइट या फिर कलर नहीं आएगा, कलरलेस रह जाएगा सब्सटेंस। दूसरी अगर हम इसकी कंडीशन को देखें, इस कंडीशन को हटाते हुए, तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पर हम मीडियम को थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये कैसे टूटेगा? Na प्लस OH निगेटिव में टूटेगा। OH निगेटिव मैं इस तरफ लिख रहा हूँ
क्योंकि मुझे अपोजिट आयन इफेक्ट दिखाना है कुछ इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक अपोजिट आयन इफेक्ट मिला है, ये दोनों मिल करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ हम मान के चलते हैं यहाँ पर NaOH है, बेस है, क्या है? बेस है NaOH, और इंडिकेटर आपका एसिडिक कहाँ ऐड किया गया? बेस में ऐड किया गया। जब आपने बेस में ऐड करा तो वहां पर अपोजिट आयन इफेक्ट मिला और इसने मिलकर के एक वाटर के मॉलिक्यूल को बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका जो आयनाइजेशन है, जो पहले डिक्रीज हो रहा था, अभी जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो जो कलर होगा वो भी डार्क आएगा। कलर कैसा आएगा? डार्क आएगा। सेम यही कंडीशन मिथाइल ऑरेंज के साथ होगी। मिथाइल ऑरेंज आपका बेसिक होता है, अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे इट विल गिव कलर, लेकिन अगर आप इसे बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो यहाँ पर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ आयनाइजेशन नहीं होगा, और जब आयनाइजेशन नहीं होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस रह जाएगा। इसीलिए आप पाएंगे जो फिनोप्थिलीन है वो बेसिक मीडियम में, यहाँ पर बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है। MeOH एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, जबकि बेसिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है। तो ये थ्योरी को ओस्टवाल क्या बताते हैं? ओस्टवाल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी कलर चेंज है वो बेस्ड है किस पे? आयनाइजेशन पर और कॉमन आयन इफेक्ट पर। वहीं पर जब हम क्यूनोनॉइड थ्योरी की बात करते हैं, सो क्यूनोनॉइड थ्योरी काफी अलग है इस चीज से। क्यूनोनॉइड थ्योरी काफी अलग है। इसको किधर कर लें? कुछ इस तरीके से। क्यूनोनॉइड थ्योरी क्या कहती है कि ना ऐसा नहीं होता। क्यूनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर थे वो अपना स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है ना, इसको सही कर लेना। सही स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। ओके, ये है क्यूनोनॉइड। क्यूनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर्स हैं वो कलर चेंज करते हैं वाया स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस से क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूं, बाकी के आपको जो है खुद से ट्राई करने होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिनोप्थिलीन को बनाने के लिए 2 फिनॉल रिंग आपके पास होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपके फिनोप्थिलीन का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं तुम्हारे सामने। अगर इस फिनोप्थिलीन को, अच्छा जो आपकी क्यूनोनॉइड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रक्चर जो कि पहले बेंजोनाइट फॉर्म में रहता है, लाइक दिस, आप स्ट्रक्चर में भी ऊपर देख पा रहे होंगे दिस वन, तो ये कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस। और वहीं पर अगर ये बेंजोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजोनाइट, सॉरी ये क्यूनोनॉइड का है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके बेंजोनॉइड का है, ठीक है। ये कलरलेस होता है और ये डार्क कलर प्रोड्यूस करता है। वही चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। अगर मीडियम को हम ये समझें, मीडियम को आप अभी के लिए एसिडिक समझें। एसिडिक होने का मतलब है H+ होंगे, मीडियम में क्या होंगे? H+ होंगे, तो ये H+ हो गए। H+ होंगे, यहाँ से ये फिनॉल है, फिनॉल भी क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट मिल जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं हम कि यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं होगा एसिडिक मीडियम में। वहीं पर दूसरी कंडीशन हम मानते हैं कि बेस है। बेस का मतलब यहाँ पर OH निगेटिव है। क्या है? OH निगेटिव है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? H+। यहाँ पर क्या है? OH निगेटिव, मतलब यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल आएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना आप लोग। O निगेटिव आ जाएगा इस पर, यहाँ पर कार्बन, और इस तरीके से एक ब्रिज बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जो क्यूनोनॉइड थ्योरी है इसमें क्या होगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ये जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बनना है, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इसके टॉटोमेरिक फॉर्म बनेंगे और यहाँ पर होगा रेजोनेंस।
रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जब ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, ये वाला दोनों जो नेगेटिव चार्ज, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इधर मूव करेगा तो ये क्या करेगा, वाया रेजोनेंस ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव होंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव होंगे तो ये क्या करेगा, एक नई स्पीसी यहाँ पर बनाएगा, एक नया टॉटोमेरिक फॉर्म बनाएगा। और ये टॉटोमेरिक फॉर्म अगर आप ध्यान से देखोगे OH यहाँ पर O, और क्योंकि ये वाला चार्ज इधर की तरफ आ गया इसका मतलब यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। ओके, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ मूव कर गया, इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं, ये इधर की तरफ मूव कर गया है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन ऑलरेडी इससे भी जुड़ा हुआ कार्बन है, बट ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर गया तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये जैसे का तैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट करके इधर आ गया। अब आप समझो जरा ध्यान से, अभी जो मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्विनोनॉइड, क्या है, क्विनोनॉइड। और अगर इसे आप देखते हो तो ये स्ट्रक्चर है बेंजोनॉइड का। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड क्विनोनॉइड थ्योरी। ये जो कलर प्रोड्यूस करेगा ये कलर डार्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और किस मीडियम में प्रोड्यूस कर रहा है तो आप ध्यान से देखोगे बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जबकि एसिडिक मीडियम में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बेसिक मीडियम में बेंजोनॉइड से ये क्विनोनॉइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए कहा गया दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला आपका जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन। द नेक्स्ट टाइट्रेशन इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहले बात को समझो, इससे पहले जो हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ा, जब भी आपसे कभी कहा जाता है 0.1 नॉर्मल NaOH बनाइए, 0.1 नॉर्मल HCl बनाइए, 1 नॉर्मल NaOH बनाइए या कोई और सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाइए, आप सिंपली क्या करते हैं, वाटर में बनाते हैं। और वाटर का मतलब है एक्वस से, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का बेसिक सा जो मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यानी इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में वाटर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देयर आर सर्टेन रिएजेंट, देयर आर सर्टेन कंपाउंड विच आर नॉट सॉल्युबलाइज इन वाटर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो वाटर के साथ में कंपैटिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बहुत ज़्यादा वीक एसिड या फिर बहुत ज़्यादा वीक बेस होंगे। उस केस में वाटर में अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लो डिसोसिएशन होगा जिससे हमें टाइट्रेशन या यूं कहें जिससे जो एनालिसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो कौन कौन से केस में, व्हेन द सब्सटेंस इज वेरी वीक बेस और वेरी वीक एसिड, जब सॉल्युबिलिटी ना हो वाटर में, या यूं कहें वाटर इनसॉल्युबल हो, वाटर इनसॉल्युबल हो। ठीक है, वाटर में सॉल्युबलाइज ना हो, वाटर के साथ इनकम्पैटिबल हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर इन सब केसेस के बेस पर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम बेसिकली जो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं अदर देन वाटर यूज करते हैं, लाइक एल्कोहल, एसीटोन्स, है ना, इन सब चीजों का यूज करते हैं, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो आपको कुछ सॉल्वेंट दिखाए गए हैं, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, फिर एम्फीप्रोटिक है, एप्रोटिक है। बात को समझो जरा ध्यान से, जो आपका यहाँ पर एसिडिक दिखाया गया है, जो आपको यहाँ पर एसिडिक दिखाया गया है उसे हम कहते हैं प्रोटोजेनिक। ये वाला जो सॉल्वेंट है इसे हम कहते हैं प्रोटोजेनिक। जो बेसिक है उसे हम कहते हैं प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक, दोनों वर्ड्स का मतलब आप पहले समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजेनिक यानी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन जनरेट करता हो, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को जनरेट करता हो, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। एम्फीप्रोटिक, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी हो। एप्रोटिक, जिसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टी ना हो, ना वो एक्सेप्ट करता हो ना वो डोनेट करता हो। इसकी बस इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का काम इतना होगा कि जो कंपाउंड, जो कंपोनेंट वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं है, वाटर के साथ इनकम्पेटेबल है, उन्हें इसमें डिसॉल्व किया जा सके, इतना काम होगा। बेसिक की जब हम बात करते हैं यानी प्रोटोफिलिक की, तो अगर कोई वीक एसिडिक ड्रग आपको मिल गई, जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, वीक एसिडिक ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं हम, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं।
प्रोटोजेनिक की बात करते हैं अगर हम, तो प्रोटोजेनिक जब कोई आपके पास वीक बेसिक ड्रग हो, कैसी हो, वीक बेसिक। अब जब वीक बेसिक होगी तो जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगी, उस केस में हम क्या करते हैं, एसिडिक ड्रग का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक आपको चीज और पढ़नी चाहिए, लेवलिंग इफेक्ट, यहीं पर आता है लेवलिंग इफेक्ट। होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझिए कि लेवलिंग इफेक्ट होता क्या है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है और मैंने कहा कि वीक बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग। एग्जांपल अगर आप देना चाहें यहां पर तो दे दीजिए, एफेड्रीन मान लेते हैं, ठीक है, एफेड्रीन एक वीक बेसिक ड्रग है। अब क्योंकि वीक बेसिक ड्रग है, वाटर में H2O डिसोसिएशन इसका बहुत कम होगा, H2O डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। इसकी जगह पर, वाटर की जगह पर हम क्या करेंगे, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे। और वो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, कोई एसिडिक होना चाहिए जो प्रोटॉन को जनरेट करता हो, दैट्स इट, कोई एसिडिक सॉल्वेंट होना चाहिए। होगा क्या, बेस क्या करना चाहेगा, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, एसिड क्या करना चाहेगा, प्रोटॉन को डोनेट करना चाहेगा। जब ये बहुत ज्यादा प्रोटॉन यहाँ से, सॉरी, जो आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, जब ये बहुत सारे प्रोटॉन्स यहाँ पर इसको आपकी वीक बेसिक ड्रग को बहुत सारे प्रोटॉन दे देगा, तो इसे क्या करेगा, ये जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाएगा, एक्सेप्ट कर भाई, मैं प्रोटॉन दे रहा हूं ना तो एक्सेप्ट कर। जब ये बहुत सारे प्रोटॉन देगा और एक्सेप्ट करवाएगा, तो जो आपका अभी तक वीक बेसिक ड्रग था, जो कैसा था, वीक बेसिक ड्रग था, वो बिहेव करने लग जाएगा स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग की तरह। कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग की तरह। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो आयनाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा। वही काम आपकी बेसिक यानी प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स करेंगे, एमपी प्रोटिक भी वही काम करेंगे। और बेंजीन, यानी यहाँ पर बेंजीन तो एग्जांपल दिया हुआ है, बेंजीन या फिर ए प्रोटिक जो आपके सॉल्वेंट्स होंगे, वो ना प्रोटॉन डोनेट करेंगे ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, सिंपली कंपाउंड को डिसॉल्व या फिर एनालाइट को डिसॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या हम टाइटन ले सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में टाइटन आपके पास हो सकता है HClO4, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। वहीं पर अगर हम बात करें टाइट्रेंट क्या हो सकता है, तो कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेसिक ड्रग, जरूरी नहीं कि एनिलीन, वीक एसिडिक या फिर वीक बेसिक ड्रग। कलर में चेंजेस, इंडिकेटर ट्रिगर क्रिस्टल वॉयलेट प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, अब यहां पर एक चीज जो आपको और समझनी है, क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक चीज जो और आपको समझनी है वो है एसिडिमेट्री एंड एल्कालिमेट्री। एसिडिमेट्री की जब हम बात करते हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा कैमरे में, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। एसिडिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन एसिड, अननोन एसिड की बात हो रही, अननोन कंसंट्रेशन वाला एसिड, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ऐसे एसिड का यूज, ऐसे एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए हम एसिडिमेट्री का यूज करते हैं। जैसे अननोन एसिड एस्प्रिन के लिए करते हैं बेसिकली। वहीं एल्कालिमेट्री की अगर हम बात करें, और एस्प्रिन ही नहीं, पैरासीटामोल, जितनी भी वीक एसिडिक ड्रग है, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन बेस या अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, उनके लिए हम एल्कालिमेट्री टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो एनालाइट है वो बेसिक है, एनालाइट कैसा है, बेसिक है, तो जो आपका टाइट्रेंट होगा, जो आपका टाइट्रेंट होगा वो कहीं ना कहीं एसिडिक होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं एसिडिक होगा। सो नेक्स्ट टाइट्रेशन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझो कि एक यहां पर ब्यूरेट है, ओके, और ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, यहां पर एनालाइट है और यहां पर टाइट्रेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में यहां बॉटम पर एक इनसॉल्युबल मास बनाते हैं या इनसॉल्युबल सॉलिड मास बनाते हैं। ठीक है, और इसी इनसॉल्युबल सॉलिड मास को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी। पीपीटी बेसिकली इस तरीके की जो टाइट्रेशन है ये यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हेलोजेंस। किसे यूज किए जाते हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के डिटर्मिनेशन में ये टाइट्रेशन यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टाइट्रेशन कॉस्टली भी काफी होता है। AgNO3 का यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली है। ठीक है, रिएक्शन होती है NaCl से,
AgNO3 react with NaCl, it will produce AgCl which is the precipitate, जो कि क्या होता है, precipitate होता है, और इसमें बाई प्रोडक्ट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, बात यही नहीं खत्म होती, इसके फिर कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे इसके मेथड में जो सबसे पहला मेथड होगा और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होगा जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं, वो है मोहर्स मेथड। एक और मेथड होता है उसे बोलते हैं वोल्हार्ड मेथड। एक और मेथड होता है उसे बोलते हैं मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं फजान्स मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड हमें पढ़ने हैं। आइए देख लेते हैं सारे मेथड कौन कौन से होते हैं। सो हियर जो फर्स्ट आपको मेथड दिया हुआ है वो है मोहर्स मेथड, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करा। मोहर्स मेथड इज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन। अच्छा ध्यान देते जाना, यहीं पर डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। दिस इज अ बैक टाइट्रेशन और इस सरफेस एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। पहले समझते हैं कि आपका मोहर्स मेथड क्या होता है। मोहर्स मेथड में सिंपली एक आपके पास जो मैंने यहाँ बताया ब्यूरेट टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट का मतलब यहाँ पर AgNO3 है, और एक एनालाइट है। एनालाइट का मतलब मान लेते हैं यहाँ पर NaCl होने को तो KBr, NaBr, ओके, KCl कुछ भी हो सकता है, बट NaCl अभी आप मान के चलिए। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। और कौन सा इंडिकेटर होता है, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। तो जब सारी ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है तो ध्यान से देखोगे Ag प्लस रिएक्ट विद Cl नेगेटिव, और बनाता क्या है, Ag प्लस बनाता है, सॉरी AgCl बनाता है। जस्ट अ मिनट, रिएक्शन को मैं इधर लिख लेता हूं हियर। सो AgCl react with AgNO3 react with NaCl will give AgCl। अब मैं यहाँ पर NaNO3 नहीं बना रहा अलग से। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट। ध्यान से अगर आप समझो, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर तो NaCl की क्वांटिटी फिक्स्ड है। मैंने कहा कि 10 ml है, सपोज एग्जांपल के लिए 10 ml हम मान लेते हैं, ये फिक्स्ड है। टाइट्रेंट तो कितना भी ऐड कर दो ना, AgNO3 चाहे जितना ऐड करो, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, और रिएक्ट किससे करेगा, वो रिएक्ट करेगा NaCl से, इससे रिएक्ट करता जाएगा। एक टाइम आएगा जब AgNO3 आप ऐड करते रहोगे और दोनों में जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, जब इंड पॉइंट आने वाला होगा, तो सारा का सारा NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl सारा का सारा AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। AgCl प्लस NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आपको ध्यान से समझना है, अब ये रिएक्ट किससे करेगा, तो जब आप एक्स्ट्रा AgNO3 ऐड करोगे तो वो K2CrO4 से रिएक्ट करेगा, जो कि आपको रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई। अच्छा, अगर हम इसे ध्यान से समझे तो ये कैसे टूटता है, 2K प्लस CrO4 2 माइनस, ओके। ये सिंपली क्या बनाएगा, इधर से Ag के आयंस और इधर से ये वाले आयंस CrO4, ये आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, सिल्वर क्रोमेट। और ये जो सिल्वर क्रोमेट होगा ये बेसिकली रेड कलर का होगा। ये क्या होगा, एक रेड कलर इंडिकेट कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही इंड पॉइंट आएगा, यहाँ पर जैसे ही इंड पॉइंट आएगा तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें रेड कलर आ गया, रेड PPT आ गया, वो इंडिकेट करेगा इंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन या इंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो दिस इज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। फिर हम बात कर लेते हैं वोल्हार्ड मेथड की। ये एक बैक टाइट्रेशन है। क्या है, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का मतलब पहले हम रिएक्शन जो अभी यहाँ पर कर रहे थे, जो रिएक्शन हम लोग यहाँ कर रहे थे, सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन कराई। ये तो हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। AgNO3 रिएक्ट विद NaCl will give AgCl प्लस NaNO3, और उसी के साथ में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर यहाँ से हमने AgNO3 और यहाँ हमने NaCl लिया। फर्स्ट स्टेप में हम कोई इंडिकेटर ही नहीं लेते, वोल्हार्ड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप में हम कोई भी इंडिकेटर नहीं लेते, ऐड करते हैं और यहाँ पर PPT का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो विजुअली नेक्ड आई से आपको दिखने लग जाएगा कि PPT बनना है। और हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा AgNO3 एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देते हैं। तो प्लस इसके साथ और क्या होगा, AgNO3।
और फिर इसी वाले को उठा करके इसमें देखो, इसमें क्या क्या बन गया, एक तो NaNO3 है इसमें, और साथ में क्या है, AgCl है, और साथ में क्या है तो AgNO3। इसको क्या करते हैं, एक दूसरे सॉल्वेंट से हम फिर से टाइट्रेट करते हैं KHCN। ठीक है, किसे टाइट्रेट करते हैं, KHCN। दोबारा जो ब्यूरेट लेते हैं वो KHCN लेते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट। और ये पोटेशियम थायोसाइनेट विल नाउ बी रिएक्ट विद KHCN, अगेन रिएक्ट विद जो एक्सेस अमाउंट में AgNO3 था उससे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद में ये बनाता है AgSCN, ठीक है, सिल्वर थायोसाइनेट, और इसी के साथ साथ में KNO3 भी बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनता है, KNO3 बनता है बाई प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर ले लेते हैं। ठीक है, इंडिकेटर फेरिक अमोनियम सल्फेट, और बेसिकली अगर आप देखेंगे बुक्स में Fe3+ लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये हम इंडिकेटर ले लेते हैं। जैसे ही सारा का सारा AgNO3 KHCN के थ्रू समाप्त कर दिया जाता है या फिर रिएक्ट कर लिया जाता है, अब जो HCN नेगेटिव के आयंस होंगे वो Fe3+ से रिएक्ट, KCN कैसे टूटता है, KCN टूटेगा K+ HCN नेगेटिव। ओके, तो ये क्या होता है, इधर की तरफ इससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में FeSCN2 बनाता है, फेरस थायोसाइनेट बनाता है, और ये फेरस थायोसाइनेट विल गिव रेड कलर। क्या देता है, ये रेड कलर देता है। सेम जब हम फजान मेथड की बात करते हैं तो इसका मैकेनिज्म काफी अलग है, होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, इधर कर लेते हैं इसको। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि रिएक्शन सेम चलेगी, AgNO, या मैं ये सिंपली कहूँ AgCl का फॉर्मेशन होगा, और ये फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है कोनिकल फ्लास्क में। और इसी के अराउंड अगर मैं ये कहूँ कि ये चीजें यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना है, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं प्रेसिपिटेट। किस चीज का प्रेसिपिटेट है, तो ये AgCl है। क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब जब सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर बन गया है तो आपको ध्यान से एक चीज समझनी चाहिए कि AgCl के अराउंड और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है आपके पास NaCl। ठीक है, बहुत सारा NaCl है, और NaCl ही AgNO3 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है AgCl में। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारे Cl नेगेटिव के आयंस होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एडजॉर्प्शन, जब बहुत सारे Cl नेगेटिव के आयंस होंगे। और जो आपका इंडिकेटर है फ्लोरेसीन, यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, उसे हम Fl नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, Fl नेगेटिव से दिखाते हैं। तो क्या होता है, जब हम लगातार इसमें AgNO3 ऐड करते जाते हैं तो AgCl का फॉर्मेशन होता चला जाता है। ओके, AgCl का फॉर्मेशन होता चला जाता है, और होता क्या है, यहाँ से Cl नेगेटिव धीरे धीरे, ये जो Cl नेगेटिव चारों तरफ थे वो धीरे धीरे यूटिलाइज या फिर न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं वाया AgNO3। और जब सारे Cl AgCl में, ये क्या है यहाँ पर AgCl कन्वर्ट हो जाता है, तो जब आप उसमें और ऐड करते हो AgNO3 तो इसके चारों तरफ Ag+ और Ag+ के ही आयंस आ जाते हैं। अब Fl के पास में, Fl यानी फ्लोरेसीन, Fl एक इंडिकेटर है, फ्लोरेसीन बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, इसमें नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तुरंत ही आकर के इसके चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाता है। जब ये इसके चारों तरफ एडजॉर्ब होता है तो एट द एंड पॉइंट, जब सारे Cl नेगेटिव खत्म कंज्यूम कर लिए गए, तो वहां पर क्या होता है, फ्लोरेसीन इंडिकेटर आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, और ये एक पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है एट द एंड पॉइंट। ओके, सो होपफुली आपको कम से कम ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इंडिकेटर क्या यूज करते हैं बेटा, फ्लोरेसीन इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर, फ्लोरेसीन जो चमके। और इसमें बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि फ्लोरेसीन इंडिकेटर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, उससे पहले आप समझो कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, कोई दो चीजें मिल गई, कॉम्प्लेक्स बन गया। उसी तरीके से आपका जो टाइट्रेंट है वो आपके एनालाइट के साथ में, आपका जो टाइट्रेंट है वो आपके एनालाइट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक titration. Okay, when during the titration there is a formation of complex between titrant and analyte, then that kind of titration is known as complexometric titration. ऐसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो आपके पास जो इसका मेन मोटो है, जो मेन एप्लीकेशन है, इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस के डिटर्मिनेशन के लिए बेसिकली ये यूज
किया जाता है। इस तरीके की एनालिसिस मेटल आयंस के लिए यूज करी जाती है। इसमें इंडिकेटर क्या यूज होते हैं? सो इरियोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी बोलते हैं, ठीक है, या मॉर्डेन ब्लैक भी एक और यहाँ पर डाई होती है। बेसिकली डाई यूज करी जाती है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टाइट्रेशन इसमें डाई का यूज किया जाता है एज इंडिकेटर, तो वो है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहाँ पर जो आपके पास टाइट्रेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं ईडीटीए, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और इस ईडीटीए को इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हम बोलते हैं लाइगेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइगेंड। इसी को टाइट्रेंट भी कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसी को चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। हम यहाँ पर क्या कहते हैं? चिलेटिंग एजेंट। अब आप समझिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। चिलेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें, या फिर लाइगेंड की अगर हम बात करें, या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें, तो इसके पहले एक आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए कि इसमें एंड पॉइंट आता कैसे। ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होता है, मान लेते हैं आपका जो भी इंडिकेटर है, ओके, या मेटल आयन इंडिकेटर, तो यहां पर इंडिकेटर को आयन से हम दिखाते हैं और साथ में आपके पास कोई एक मेटल आयन को हम एम से दिखा रहे हैं। इनिशियली जब शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मान लेते हैं आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें कोई एक मेटल आयन, या इसी को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसी में फिर आपने एक इंडिकेटर ऐड कर दिया, उन्हें हम मेटल आयन इंडिकेटर या फिर पीएम इंडिकेटर भी कहते हैं। इसमें जो इंडिकेटर यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीएम इंडिकेटर या फिर मेटल आयन इंडिकेटर। और यहां पर आपने एडीटीए फिल कर दिया, या कोई और भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, कोई और भी लाइगेंड आप ले सकते हैं। जैसे ये तो इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन डाइमीन। सो इनिशियली क्या होता है, ये मेटल आयन इंडिकेटर के साथ में बढ़िया सा एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसका जो कलर है वो एकदम रेड वाइन जैसा हो जाता है। होपफुली आप लोग रेड वाइन जानते होंगे, रेड वाइन जैसा हो जाता है ये कलर। अभी इनिशियली अभी हमने टाइट्रेट ऐड नहीं किया, रेड वाइन सा कलर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसे टाइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप टाइट्रेट करते हो तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनाता, ये कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे INM का कॉम्प्लेक्स जो है वो एडीटीए के थ्रू धीरे धीरे ब्रेक किया जाता है और EDTA कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। यहाँ पर जो आयन यानी इंडिकेटर था वो फ्री हो जाता है। और जैसे ही इंडिकेटर फ्री होता है, फ्री होने के साथ ही ये क्या करता है, एक अपना कलर प्रोड्यूस कर देता है जो कि ब्लूइश या डार्क ब्लू टाइप का होता है और समटाइम ब्लैकिश भी होता है। तो जैसे ही रेड वाइन से एकदम डार्क ब्लू कलर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि एंड पॉइंट आ गया, दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द इंडिकेटर। और अगर इसमें हम बात करें कि EDTA के स्ट्रक्चर की, ठीक है, सो EDTA का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। उसका पहले आपको नाम समझना है, इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन यानी CH2 और CH2, डाइमीन यानी N एक इधर N एक इधर, देन CH2 COOH, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा यानी 4 और एसिटिक एसिड यानी CH3COH। सो यहाँ पर CH2 COOH और सेम कंडीशन यहाँ पर होगी CH2 COOH, CH2 COOH। दिस इज इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। किस लिए यूज किया जाता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। किस तरीके के इंडिकेटर होते हैं? इरियोक्रोम ब्लैक टी, मॉडर्न ब्लैक टी, ये सारी क्या होती हैं? डाई होती हैं। टाइटेंट हमारा क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन, इसके जगह इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसके जगह CH2 NH2 और NH2 का भी यूज किया जाता है। इसे बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन। ओके, सो नेक्स्ट हम टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन समझने से पहले आपको समझना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। सो होपफुली आप सबको पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं पर अगर हम उसकी बात करें, लिख के ही बात कर लेते हैं इधर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यहां पर अगर हम देखें सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इसका मतलब क्या हुआ?
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 पॉइंट बेसिक से आपको याद रखने, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है आपको, है ना। अब समझो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन में दो चीजें आपके पास हैं, टाइट्रेंट और एनालाइट। ठीक है, टाइट्रेंट और एनालाइट। अगर कभी ऐसा हो कि किसी एक कंपाउंड यानी टाइट्रेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरीके के टाइट्रेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन या फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन का बेसिक सा यूज क्या है? जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितने भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके डिटर्मिनेशन के लिए बेसिकली ये टेक्निक या ये टाइट्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं जरा कौन कौन सी चीजें, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, सो एग्जाम्पल में आपने बिल्कुल सुना होगा आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, और भी कई सारी चीजें होती हैं, सेरीमेट्री, ब्रोमोमेट्री, आयोडेटोमेट्री, लेकिन हम जो बेसिकली फोकस करने वाले हैं आज सिर्फ और सिर्फ एक पे, दूसरा आप खुद से ही करेंगे। ठीक है, तो जी इसमें से कि आयोडीमेट्री क्या होती है। आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में अगर देखो, आयोडीमेट्री की बात करें, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डिटर्मिनेशन के लिए बेसिकली यूज करी जाती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। सेकेंड वाला भी लगभग वैसा ही होता है, कुछ भी उसमें खास अलग नहीं होता। ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूं यहां पर एनालाइट है, वहां पर टाइट्रेंट, तो इस केस में थोड़ी सी चीजें उल्टी हो जाती हैं। यहां पर हम सबसे पहले Ki लेते हैं, और Ki लेने का जो बेसिक सा मतलब है, क्योंकि हमें I2 को डिसॉल्व करना है। I2 इटसेल्फ वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वो ट्राई आयोडाइड फॉर्म में ही डिसॉल्व होता है, इसलिए हम Ki का यूज यहां पर करते हैं। तो ये दोनों मिल करके Ki प्लस I2 मिल करके बनाते हैं Ki3। ओके, क्या बनाते हैं? Ki3। और फिर हम इसमें एक इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, स्टार्च। जब भी I2 का कहीं यूज हो रहा होगा तो स्टार्च इंडिकेटर यूज होता है। I2 और स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ नेट, उसमें I2 के मॉलिक्यूल आकर के ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होते हैं तो ये कलर जो प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन का, वो ब्लू कलर देते हैं। कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर। अभी भी देखो तो यहां से हमने, अच्छा इस बार यहां पर हम क्या फिल करने वाले बेटा? एनालाइट। ठीक है, एनालाइट। सो अभी तक हमने ब्यूरेट से कुछ भी यहां पर ऐड नहीं करा है। यहां तक आते आते हमारे पास कलर कैसा हो चुका है? ब्लू कलर हो चुका है। और ब्लू कलर हुआ क्यों? क्योंकि I2 प्लस स्टार्च मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है। अब आप टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन के लिए आपका जो एनालाइट है Na2H2O3 लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। जैसे ही आप इसमें Na2H2O3 ऐड करते हैं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स था, I2 और स्टार्च का जो कॉम्प्लेक्स था, इसमें से I2 ब्रेक होने लग जाता है, और ब्रेक होने के बाद में बनाता है आयोडाइड। क्या बनाता है? आयोडाइड। या यूं कहें तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सोडियम आयोडाइड बनाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ में ये बनाता है Na2S4O3, सॉरी O6। ठीक है ना, हमें बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ये ब्रेक हो करके, यानी I2 ब्रेक हो करके आयोडाइड में, आयोडीन ब्रेक हो करके किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडाइड में। अब जो कॉम्प्लेक्स बनना था, ब्लू कलर कैसे आ रहा था? तो जब I2 स्टार के साथ कॉम्प्लेक्स में था तो ब्लू कलर आ रहा था, और क्योंकि अब I2 तो बचा नहीं, I2 कन्वर्ट हो गया I नेगेटिव यानी आयोडाइड में। सो अब जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ही ब्लू कलर डिसअपियर होगा, आप कह देंगे यू विल गेट अ एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ओके, सो ये होता है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन का यूज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एनालिसिस के बेसिकली यूज किए जाते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, सेरीमेट्री, परमैग्नोमेट्री, आयोडेटोमेट्री, ओके, ब्रोमोमेट्री, कई सारी और टेक्निक्स होती हैं।
देन हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस काफी ज्यादा रिजेंबल करती है विद द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। किसके साथ? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के साथ में। यहां पर क्या होता है, एक आपके पास एनालाइट होगा और एक दूसरा आपके पास प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है? तो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन यहां भी हो रहा है। क्लियर है? तो जब यहां अगर आप देखेंगे BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट, और जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसकी वेइंग करते थे। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि क्या करते हैं, इसकी हम वेइंग करते हैं और इसके होते हैं कुछ स्टेप्स। तो देख लेते हैं कि वो स्टेप्स क्या होते हैं। इससे पहले जो हमने देखा उसमें वॉल्यूम का यूज कर रहे थे कि ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम आया। ठीक है, ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम आया है। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स फॉर द ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद में उसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करेंगे जिससे प्रेसिपिटेट वो हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने के बाद में हम सिंपली उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में आप उसे वॉश आउट करेंगे। वॉश करने का सीधा सा जो मतलब है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। देन उसे हम ड्राई करेंगे। हॉट एयर ओवन में आप उसे ड्राई कर सकते हैं। टेम्परेचर हमें उतना देना है जिससे कहीं उसके मेल्टिंग पॉइंट के आसपास का टेम्परेचर आप ना दे दें, उससे कम ही रखें। कोई कंपाउंड जो 150 डिग्री पे अगर मेल्ट होता हो तो आप कोशिश करें कि उसे 70 डिग्री के आसपास ही ड्राई करें। देन उसके बाद हम वेइंग कर लेंगे और वेइंग करने के बाद हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इसका प्रिंसिपल समझे ग्रेविमेट्रिक का। ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, उसका हम सिंपली वे कर लेते हैं, वेइंग करते हैं उसकी। हियर इज द लास्ट टेबल फॉर द कंक्लूजन। यहां पर जो सबसे पहले आपको दिया गया है, लाइक टाइट्रेशन टाइप, प्राइमरी टाइट्रेंट, टारगेट टाइट्रेंट, एंड पॉइंट, को रिएक्शन मैकेनिज्म। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करते हैं तो ये बेटा यहां जाएगा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन यानी HPH, और फिनोप्थिलीन ही नहीं, इसकी जगह मिथाइल ऑरेंज भी यूज होता है। ठीक है, HPH एंड MEOH। ठीक है, प्राइमरी टाइट्रेंट आपका NaOH, HCl भी हो सकता है, और यहां भी HCl या फिर NaOH हो सकता है, क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है ना। किस तरीके के इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, एसिड बेस्ड इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। फिनोप्थिलीन एसिडिक होता है, मिथाइल ऑरेंज बेसिक होता है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है साथ में। नॉन एक्वस में HClO4 यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट, और यहाँ पर कोई वीक एसिड या फिर वीक बेस। अच्छा, इसकी जगह अगर कभी वीक एसिड हो तो फिर टाइट्रेंट आपका बदल जाएगा। ठीक है, अगर वीक एसिड होगा तो टाइट्रेंट आपका बदल जाएगा। क्रिस्टल वॉलेट इंडिकेटर यूज करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर पर ये बेसिकली बेस्ड है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करते हैं तो AgNO3, NaCl, एंड ये जो यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोहर्स मेथड का है। इसके बाद आप देखेंगे तो फ्लोरोसीन भी हम यूज करते हैं फजांस में, और फेरिक आयंस का भी हम यूज करते हैं। फेरिक अमोनियम साइनेट वहां पर दिया हुआ था, ये किसमें, वोलहार्ड में यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ AgCl। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में EDTA यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट, और यहाँ पर मेटल आयन के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। देन EBT यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी डाई होती है एक, इसका यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। रिडॉक्स में यहाँ पर KMnO4 दे रखा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि KMnO4 ही यूज होगा, क्योंकि KMnO4 जब यूज होगा तो वहां पर इंडिकेटर की नीड नहीं, क्योंकि KMnO4 वर्क करता है सेल्फ इंडिकेटर का। ठीक है, KMnO4 वर्क एज सेल्फ इंडिकेटर। सो अगर आप आयोडोमेट्री या आयोडीमेट्री की बात करते हैं तो फिर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।